एलियन से इंसानों का जो फैसिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप है। Release files related to extraterrestrial life. It didn't look like anything I've ever seen before. तो ये जो टॉम था ये अपने नेबर में पेंटिंग कर रहा था। रात हो चुकी थी तो टॉम सोचता है अभी मुझे घर जाना चाहिए। तभी उसे एक आवाज सुनाई थी, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। उसे लगा कि पता नहीं किसने मुझे ये कहा, लेकिन वो भागने लग गया। एक ही जगह पर भाग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे। उसने ऊपर देखा, ऊपर बहुत बड़ा स्पेसशिप। टॉम की दोनों बाजुएं पीछे, उसका सिर ऊपर। तो ये है वो तस्वीर जो कि टॉम वार्नर ने ड्रॉ की। तो जो केविन टीटस का फ्रेंड था उसके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि 2 गायें बाड़े में आई नहीं अभी तक। तभी क्या होता है कि केविन टीटस ढूंढते ढूंढते थोड़ा अंदर चला जाता है फील्ड के अंदर। तभी केविन टीटस को एक गाय मिलती है, वो मरी हुई थी। वो देखता है कि गाय का पेट फटा हुआ है पूरा। तभी उसने आसमान में क्राफ्ट देखा, यूएफओ देखा उसने, काफी बड़ा। वो कोई ना कोई ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ह्यूमन डीएनए के बारे में उन्होंने बच्चों को टारगेट किया। क्या उस स्पेस शटल में, उस यूएफओ में टाइम रुक रहा था? Hi. In today's episode of the 9045 show, we're gonna talk about aliens. आज एलियन के बारे में जब बात करेंगे, ना ही हम एरिया 51 की बात करेंगे, ना ही रोजवेल इंसिडेंट की बात करेंगे, और ना ही हम बात करेंगे पुरानी यूएफओ स्टोरीज के बारे में। आज लेकर आए हैं बहुत ही यूनिक, बहुत ही शॉकिंग कहानी, जो कि आज भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर उस रात उस टाउन में हुआ क्या था। अमेरिका का एक छोटा सा टाउन और सुनसान गलियां और लेट समर नाइट ऑफ द 1969। इस टाउन में कुछ ऐसा होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। सो थैंक यू सो मच सर। बेहतरीन इंट्रो पहले तो। और तो जब हम एलियंस की बात करते हैं, एलियंस से जुड़ी कहानियां और एलियंस है या नहीं, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हमें फैसिनेट क्यों करती है? तभी इसी वजह से जब छोटे छोटे कुछ इंसिडेंट होते हैं तो लोग सीधा उसे एलियंस के साथ जोड़ देते हैं। चाहे एलियंस, चाहे वो कोई भी इंसिडेंट उसका स्पेस या किसी और चीज़ से लेना हो या ना हो, कुछ भी मिस्टीरियस होता है जिसका कोई जवाब नहीं होता। जैसे पिरामिड किसने बना? एलियंस बना गए। ऐसा क्यों होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो किसी इंसिडेंट को ऐसी चीज़ों के साथ जोड़ देते हैं जो इस दुनिया की नहीं है, यानी कि वो हम उसे अच्छे से या फिर आसानी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो वो एक ऐसी चीज़ के साथ उसे जोड़ देते हैं जो शायद हमारी समझ से भी बाहर है, कि हम उसे समझ नहीं सकते, पर ये उन्होंने किया है, ये उससे हुआ है ये सब। चलो, अगर किसी ने आसमान में कुछ देख लिया तो वो तो समझ सकते हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ जैसे डाइटलो पास की बात की, या फिर कोई एक विलेज है जो कि नॉर्दर्न कनाडा में अचानक से सभी लोग गायब हो गए, उसका भी एलियंस के साथ लेना देना, मतलब एलियन से इंसानों का जो फैसिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डीप है, काफ़ी ज़्यादा है। और अगर हम देखें 90s के टाइम से, खासकर अमेरिका में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ के एरिया 51 और रोजवेल इंसिडेंट, इससे यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा यूएफओज और एलियंस की काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनने को मिलती है हर बार, और हमारे हिमालयस में भी कभी कभी। तो एग्जैक्टली उस दिन, उस रात क्या हुआ था? सबसे पहले आप ये बताएं कि हम बात किस करने वाले हैं। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका की एक स्टेट मैसाचुसेट्स के एक इलाके के बारे में। बर्कशायर है उस जगह का नाम। बेसिकली ये एक काउंटी है, जैसे हम यहाँ पर कह देते हैं ना कि इलाका, जिला कह देते हैं जैसे हम, तो वहाँ पर वैसे एक काउंटी है बर्कशायर, और उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा टाउन्स है, विलेजेस भी है उसके अंदर। और उस टाइम पर ये बात है 1 सितंबर 1969 की। हाँ, लिख लीजिए आप पहले। ये बात है 1 सितंबर 1969 की, और कहते हैं कि उस समय बर्कशायर में 1 लाख से भी कम लोग रहते थे। यानी कि काफी ज्यादा पीसफुल ये इलाका था। काफी कम पॉपुलेशन थी, बिल्कुल स्मॉल टाउन लाइफ थी लोगों की यहाँ पर। और कहते हैं कि ये माउंटेन्स थे इसके आसपास बर्कशायर के, अभी भी है वैसे तो, अभी तो थोड़ा डेवलप हो गया है, लेकिन उस टाइम पर और पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है। पॉपुलेशन भी बढ़ चुकी है, और उस समय लोगों की काफी ज्यादा चिल लाइफ थी। तो खास करके लेबर डे या फिर हम वीकेंड भी देख लें तो लोग ज्यादातर अपना टाइम घर के बाहर ही स्पेंड करते थे। और
अमेरिका की 70s की बात करें और 80s की बात करें तो लाइफ बहुत ही मजेदार थी। बहुत उस समय की अगर मूवीज भी देखें जो कि उस टाइमलाइन में बनाई बिल्कुल, गई है बिल्कुल। तो उसका अलग ही मजा आता है। बिल्कुल अलग अलग ही मजा आता है हर बार जब भी हम ऐसी मूवीज देखते हैं, खास करके साइंस फिक्शन। जैसे एक मूवी थी टाइम बैक इन टाइम ऐसा Back in कुछ Time, करके, हाँ। जहां पर वो टाइम मशीन बनाता है। वो भी काफी बैक ज्यादा टू फ्यूचर बैक टू फ्यूचर उसके तो हाँ, एक बैक इन टाइम भी थी। हाँ, बैक टू फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो वो भी उसी टाइमलाइन में उसी 1980s की है। और बहुत वो जो लाइफ है अमेरिका की, वो जिसने रियल हैंड एक्सपीरियंस किया वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। हाँ, लेकिन कुछ वही कहते हैं ना, कुछ लोगों का तो सपना था कि शायद मैं भी अमेरिका के हाई स्कूल में पढ़ता या वो वहाँ तो की अब लाइफ भी होती वैसे। वो तो अब भी है। हाँ। तो उस टाइम की लाइफ में अब मैं समझ सकता हूँ कि कैसे लोग थे। सिर्फ जैसे फ्री है तो माउंटेन के ऊपर चढ़ जाना, अगर आसपास बीच है तो बीच में नहाने स्विमिंग के लिए चला जाना, वो ऐसी लाइफ लोग जी रहे थे। हाँ, और वहाँ पर लोग भी काफी ज्यादा, जैसे होता है ना कि जैसे उस टाइम पर नेबर्स पर लोगों को भरोसा होता था, अपने पड़ोसियों पर बहुत ज्यादा भरोसा होता था। तो इस कहानी से भी जुड़े ऐसे इंसिडेंट है जहाँ से हमें ये चीजों के बारे में पता चलेगा कि कहाँ कैसी वहाँ पर लोगों की लाइफ थी, उस रात को लोग क्या कर रहे थे जब ये इंसिडेंट हुआ। एग्जैक्टली क्या हुआ था उस रात को? तो ये बात है 1 सितंबर 1969 की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि उस दिन वीकेंड था, तो वहाँ के लोग उस रात को ज़्यादातर समय अपने घर के बाहर ही स्पेंड कर रहे थे। कुछ लेक के पास बैठे हुए थे और कुछ डिनर करके रात को घर वापस आ रहे थे, और कईयों के बच्चे गार्डन में खेल रहे थे। मतलब कि आप ये देखिए कि उस समय एक आसमान के नीचे काफ़ी लोग थे। और कहते हैं कि ये समर के आखिरी दिन थे, विंटर्स आने वाले थे, तो इसलिए कुछ लोग वैसे भी लेक के पास टाइम स्पेंड कर रहे थे और ऐसे वगैरह। और सितंबर में अमेरिका में लगभग ठंड शुरू हो जाती है। लगभग हाँ, आखिरी दिन होते हैं गर्मियों के। तो अभी यहाँ पर शुरुआत करते हैं रीड फैमिली से। रीड फैमिली REED, रीड फैमिली से। तो अभी पहले हम एक छोटी सी चीज़ जान लेते हैं कि यहाँ पर ना छोटे छोटे सिटीज़ है, टाउन्स भी मान सकते हैं आप। ग्रेट बैरिंगटन, मैन्सफील्ड, पिट्सफील्ड, ये यहाँ के काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर सिटीज़ है। ओके, तो ये इस बर्कशायर काउंटी में अलग अलग टाउन है। हाँ, अलग अलग टाउन्स है। ठीक है। तो यहाँ पर एक फैमिली थी, रीड फैमिली। तो वो शाम को डिनर करने गई थी। एक ग्रीन विलेज नाम का रेस्टोरेंट था, उनके घर से 20 किलोमीटर दूर होगा। Okay. थोड़ा दूर था, वहाँ पर रात को डिनर करने गई थी। इस फैमिली में थे उस वक्त नैन्सी रीड, उनके 2 बच्चे थॉमस रीड और मैथ्यू रीड, और इनके साथ थी इनकी ग्रैंडमदर। ओके, 4 लोग थे। 4 लोग। इनके पास अपनी गाड़ी थी और ये अपनी गाड़ी में बैठकर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। शाम हो जाती है, धीरे धीरे अंधेरा होने लगता है, और यहाँ पर नैन्सी रीड रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। उन दोनों बच्चों की माँ वो घड़ी की तरफ देखती है। वो देखती है कि 8:30 बज चुके हैं, अभी रात होने वाली है, हमें जाना चाहिए, क्योंकि रास्ता थोड़ा लंबा था। और वैसे भी लेकिन ये नॉर्मल था उस टाइम पर कि लोग लेट नाइट घर आते थे वापस, थोड़ा अपना टाइम स्पेंड करके। हाँ, लेकिन यहाँ पर बच्चे उनके साथ थे और ऊपर से ग्रैंड मदर, सिंगल मदर थी ये। तो नैन्सी रीड सोचते हैं उस वक्त कि अभी घर वापस चलते हैं। तो इनके पास अपनी गाड़ी थी, तो गाड़ी को चलाने वाली थी नैन्सी रीड, उसके साथ बैठी हुई थी उसकी माँ यानी कि बच्चों की ग्रैंड मदर, और पीछे बैठे हुए थे थॉमस और मैथ्यू। थॉमस रीड उस समय था 10 साल का। ओके, 10-11 साल का था उस समय, और साथ में उसका छोटा भाई था मैथ्यू की एज अभी ज़्यादा कंफर्म नहीं है। तो ये अभी अपनी गाड़ी में जाने लगते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन अभी क्या था कि रास्ता थोड़ा सा लंबा था, तो इन्होंने सोचा कि हम ना शॉर्टकट ले लेते हैं। अभी जो ये शॉर्टकट था ये एक ब्रिज से होकर गुजरना था। पहले हम ब्रिज देख लेते हैं, 1 सेकंड। तो ये है वो ब्रिज। ये देखिए, ये ब्रिज जैसे हम सोचते हैं ना ब्रिज, वैसे ये वैसा नहीं है, ये एक टनल टाइप है। हट शेप का, मतलब कवर है। हाँ, तो इसके पास इनकी गाड़ी आने वाली थी कि तभी क्या होता है कि थॉमस ना जो पीछे बैठा हुआ था उसके पास ना कैंडीज थी, खाने वाली कैंडीज। तो वो ना उसमें से एक कैंडी अपने भाई मैथ्यू को देने लगता है। तभी ना जो उनकी माँ नैन्सी गाड़ी चला रही थी वो पीछे देखती है और चिल्लाने लगती है अचानक से। कहती है कि थॉमस, तुम कैंडी मैथ्यू को मत दो, वो अभी छोटा है। वो उसे रोकती है कि तुम इसे मत दो। अभी ये मैंने तुम्हें ये चीज़ क्यों बताई, वो इसलिए क्योंकि ये एग्जैक्टली वो मोमेंट था जो कि थॉमस रीड को, उस 10 साल के लड़के को विविडली याद था अच्छे से। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही ये ब्रिज आया, ये शेफील्ड ब्रिज कहते हैं इसे, बहुत पॉपुलर अभी तो इस इंसिडेंट के बाद। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही इनकी गाड़ी इस ब्रिज के अंदर एंटर हुई और जैसे ही एग्जिट हुई, इनकी गाड़ी को एक काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग वाइट कलर की लाइट ने कवर कर लिया। पूरी कार को
वहाँ पर कोई स्ट्रीट लैंप नहीं था, कोई कार की हेडलाइट नहीं, ऐसी लाइट जिसने इनकी कार को सभी तरफ से कवर कर लिया। इनको समझ में नहीं आया कि इनके आसपास आखिर है क्या। ये चुटकियों में हुआ ये सब। 1 सेकंड में इनके सामने काफ़ी ज़्यादा लाइट, वाइट कलर की काफ़ी ज़्यादा लाइट। अभी यहाँ पर क्या होता है कि सभी डर जाते हैं अंदर बैठे हुए। और यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर अभी आती है थॉमस रीड की बात। थॉमस रीड बताता, हाँ सॉरी, ये लाइट इनको दिखती जा रही थी या सिर्फ एक बार आई और उसके बाद? यहाँ पर क्या हुआ कि जब इनको ये लाइट दिखी ना, इनको लगा कि सामने कुछ ऐसा है जो कि फुटबॉल फील्ड से भी काफी ज्यादा बड़ा है, मैदान से भी। ओके, कुछ ऑब्जेक्ट टाइप। ओके, क्राफ्ट। तो तब क्या हुआ कि इनको समझ में नहीं आया कि ये लाइट आ कहाँ से रही है। एक तो होता है ना कि जैसे बल्ब लगा हुआ है तो हमें पता होगा कि यहाँ से इसका पिन पॉइंट है, यहाँ से लाइट आ रही है, लेकिन इनको अंदाजा ही नहीं था कि लाइट आ कहाँ से रही है। तो ये एकदम से बौखला गए। तभी क्या हुआ कि थॉमस रीड जो पीछे बैठा हुआ था अपने भाई मैथ्यू के साथ, तो यहाँ पर क्या होता है कि थॉमस को अचानक से ये फील होता है कि वो अपनी गाड़ी में नहीं है। उसको फील होता है कि अभी मैं अपनी गाड़ी में नहीं हूँ। जो उसको फील हुआ वो ऐसा था कि उसे लगा मैं ऐसे प्लेस पर हूँ जहाँ की छत बहुत कम है। मतलब वो अपनी गाड़ी में नहीं था अभी, वो ना ही उसके साथ उसकी फैमिली थी। जो उसे महसूस हो रहा था वो ये कि वो एक ऐसी जगह पर है जहाँ की छत बहुत कम है और उसके आसपास लाइट ही लाइट है। ओके, तो वो किसी ऐसे ऑब्जेक्ट के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल वो किसी व्हीकल के अंदर ही था, उसे ऐसा लग रहा था। हाँ। लेकिन उसकी जो छत थी वो कम थी। मतलब कि वो एक ऐसे रूम में था या एक ऐसे व्हीकल क्राफ्ट जो मर्जी, मतलब उसे अभी वो एकदम पूरा कॉन्शियस नहीं था। पूरा कॉन्शियस वो नहीं था। वो इसलिए क्योंकि वो लेटा हुआ था, वो खड़ा हुआ था, वो उसे नहीं मालूम। अच्छा। उसे एक पल में ये सब कुछ महसूस हो रहा था। तभी उसने देखा कि उसके आसपास ना कुछ फिगर्स घूम रही है। उसे ऐसा लगा कि ये फिगर्स मुझे एग्जामिन कर रही है, देख रही है, अच्छे से मुझे परख रही है। और जब उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था ना, उसको ये लगा कि जो भी मेरे आसपास है, जो कुछ भी मेरे आसपास है, वो अग्रेसिव नहीं है बिल्कुल भी। मतलब उसे डर नहीं लग रहा था उसे। नॉन वायलेंट है वो सब। तो ये सब उसे फील हो रहा था अभी, और थोड़ा थोड़ा उसे ना धुंधला धुंधला कुछ दिखाई दे रहा था। तभी अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल। वो कार के अंदर सभी। लेकिन यहाँ पर अभी क्या हुआ, ये उस जगह पर नहीं थे, यानी कि टनल के बाहर नहीं थे, ये टनल से 1 किलोमीटर आगे चले गए, टेलीपोर्ट हो गए। यहाँ पर पूरी फैमिली को ये फील हुआ। अभी यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। यहाँ पर क्या हुआ कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर कौन थी? ओके, नैन्सी। वहां पर आ गई उसकी ग्रैंड मदर, और ग्रैंड मदर की जगह पर पहुंच गई नैन्सी। ये काफी ज्यादा चिलिंग था इस फैमिली के लिए उस वक्त। हाँ। और ऊपर से अभी थॉमस ये कहते हैं कि थॉमस रीड जो है वो अभी ये कहते हैं कि ये सब कुछ ऐसे हुआ जैसे किसी मूवी में एक कट हो कि आप एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में। यहाँ पर टाइम मिसिंग का कॉन्सेप्ट था कि 1 सेकंड में, लेकिन ये सब कुछ थॉमस ने काफी विविडली ये देखा। तो एक और चीज, जो फिगर थॉमस ने उस क्राफ्ट के या उस जहां पर भी वो गया था वहां पर देखे, वो दिखने में कैसे थे? एक रिपोर्ट में ये भी है कि वो ज्यादा टॉल और पतले थे, लेकिन उसकी छत तो कम थी। वही तो बात है। लेकिन उसको ये लग रहा था ना कि वो एक ऐसे क्राफ्ट में है जिसकी छत बहुत ज्यादा कम है। शायद वो लेटा हो या कुछ भी हो, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि उसके आसपास कुछ तो घूम रहा है, कुछ तो उसने देखा है ऐसा। तो वो फिगर कैसे थे? जैसे हमारे दिमाग में एलियंस की इमेजेस बनी हुई है ना, हाँ। वैसे तो वो नहीं थे। वैसे तो वो नहीं थे। ओके। हाँ। तो अभी ये घटना हुई इनके साथ, इस फैमिली के साथ। इसके बाद से, और खास करके ये जो स्वाइप वाला गेम हुआ ना आगे, इसके बाद ये अपने घर की तरफ ड्राइव करते हैं और बिल्कुल एक दूसरे से ज़्यादा बात भी नहीं करते और घर में चले जाते हैं। अभी ये इंसिडेंट हुआ था करीब 9 साढ़े 9 इसके करीब। यहाँ से शुरुआत होती है घटनाओं की उस रात। ओके। यहाँ पर दूसरी तरफ एक और फैमिली आती है जिसमें थी मेलेनी कर्चडॉर्फर। ये भी 11 साल की थी, बच्ची थी। तो एक लेक मैन्सफील्ड करके जगह है, ग्रेट बैरिंगटन के आसपास ही है ये भी। तो यहाँ पर जैसे ये टाउन में ना बहुत सारी लेक्स है,
तो जो पहला इंसिडेंट हुआ वो इसी बेरिंगटन टाउन में हुआ? बेरिंगटन टाउन के आसपास ही। जो Okay. ये थॉमस रीड है ना, ये ग्रेट बेरिंगटन के रहने वाले ही हैं। ठीक है। मेलेनी भी उस रात को लेक मैन्सफील्ड के पास थी, एक लेक। तो यहाँ पर ना ये सभी लोग पार्किंग लॉट में थे अपनी गाड़ी के अंदर। मेलेनी के साथ उनकी सिस्टर थी और आगे उनके डैड। तीन लोग थे ये गाड़ी में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेलेनी के साथ भी उस समय वैसा ही होता है जैसा थॉमस रीड के साथ हुआ। अचानक से वाइट लाइट आई और उनकी पूरी गाड़ी को कवर कर लिया। लेकिन यहाँ पर अभी इस केस में क्या हुआ कि जो मेलेनी के डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर क्यूरियोसिटी आई। वो उस ऑब्जेक्ट को फॉलो करने लग गए जो उन्हें दिख रहा था, जो दिख रहा था उन्हें, जो दिख रहा था उस ऑब्जेक्ट को वो फॉलो करने लगे। तभी पीछे बैठी हुई मेलेनी और उसकी बहन वो कांपने लग गए, चिल्लाने लग गए वो कि डैड आप मत करो इसे फॉलो। मतलब एकदम से उन्हें चारों तरफ से इतनी ज्यादा लाइट आ रही थी, कवर किया हुआ था, उन्हें बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। प्रॉपर वाइट सिर्फ। हाँ, कहाँ से आ रही, क्या ऑब्जेक्ट है, एलियन क्राफ्ट है, कुछ भी क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा था उन्हें। अब 10 साल की बच्ची है और उसके साथ उनके पिता है, साथ में उनकी बहन है। तो ये हुआ। यहाँ पर मेलेनी को भी अभी वही दिखा जो कि थॉमस रीड को दिखा था। ओके। मेलेनी को थोड़ा सा कुछ अलग दिखा। मेलेनी भी ऐसी स्पेस में थी जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट है। वो भी अपनी गाड़ी में नहीं थी उस वक्त, उसने ऐसा बाद में एडमिट किया। और यहाँ पर मेलेनी कहती है कि मैंने वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को देखा। ओके। वहाँ पर उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा बच्चे थे जहाँ पर थोड़ा अंधेरा था, बट लाइट हमारी आंखों में पड़ रही थी। जो हमें दिखाई दे रहा था वो ऐसा थोड़ा थोड़ा ग्लिम्स बच्चों का, और वो बच्चे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। धीरे धीरे वो बच्चे गायब हो रहे थे। तो अभी काफ़ी ज़्यादा बच्चों को उसने वहाँ पर देखा। तो यहाँ पर मेलेनी कहती है कि उस वक्त वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। थॉमस वाले केस से थोड़ा सा अलग। थॉमस को फियर महसूस नहीं हुआ इतना, मेलेनी को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फियर महसूस हुआ। वो कह रही थी कि मैं काफ़ी ज़्यादा उस समय डरी हुई थी, लेकिन अगले ही पल सब कुछ नॉर्मल। वो कार में थॉमस रीड के केस में जैसे हुआ कि उनकी कार स्वाइप होगी सीट, यहाँ पर अभी मेलेनी के केस में ये हुआ कि मेलेनी जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो उसने आंखें खोली और वो जमीन पर खड़ी हुई है। वो अपनी कार में नहीं है अभी। अच्छा। घटना होने से पहले वो कार के अंदर थी अपने डैड और अपनी बहन के साथ, लेकिन अभी वो एक ग्राउंड में खड़ी हुई है। ओके। उस लेक के पास, बिल्कुल उस लेक के पास। ओके। मैन्सफील्ड जो लेक है, उसको अपनी गाड़ी नहीं दिखाई दी। तो उसकी गाड़ी कहाँ पर? गाड़ी पता नहीं कहाँ पर गई। उसने कहा कि मैं तब वहां से चलकर घर की तरफ गई। ओके। और इसके बाद से ही जो मेलेनी का केस काफ़ी ज़्यादा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी जो साइटिंग थी यूएफओ वाली। हाँ, और जैसे अभी आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। अभी यहाँ पर आती है तीसरे बच्चे की कहानी। तीसरे बच्चे का नाम है टॉम वॉर्नर। टॉम वॉर्नर भी उस समय 10-11 साल का ही था। एज सभी की इतनी थी, 10-11-12, ठीक है। तो टॉम वॉर्नर अभी यहाँ पर देखें कि अमेरिका में जैसे हमने पहले बात की कि नेबर्स पर काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते थे लोग, काफ़ी विश्वास होता था। तो उनके बच्चे भी घंटों घंटों खेलते रहते थे रात भर। ये भी ग्रेट बेरिंगटन की ही बात है। तो ये जो टॉम था ये अपने नेबर में पेंटिंग कर रहा था, पेंट कर रहा था ये। तो बेसिकली जो इसकी जिसके घर में ये पेंट कर रहा था, तो वहाँ की जो इसकी आंटी लगी, तो वो भी इसको सिखाती थी पेंट करना। तो वो भी उस टाइम पर उस घर में मौजूद थी। तो लेकिन यहाँ पर अभी टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी। तो टॉम सोचता है कि अभी मुझे घर जाना चाहिए। वो घर से बाहर निकलने लगता है वहाँ से। तो वो ना घर के बाहर जैसे ही आता है, तो वो एक विंडो से गुजर रहा था, एक खिड़की के पास से, तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि तुम्हें घर चले जाना चाहिए। ओके। अभी ये शायद किसी ने मजाक किया हो उसके साथ, या फिर उसका भ्रम हो, ये तो नहीं पता। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि टॉम को ना अजीब सी फीलिंग आई। टॉम वॉर्नर ना अचानक से ये सुनकर भागने लग गया अपने घर की तरफ। वो ना डर गया, उसे लगा कि पता नहीं किसने मुझे ये कहा, लेकिन वो भागने लग गया। अंदर से किसने देखा? उसकी नेबर ने, जो घर के अंदर मौजूद थी। उसने बाहर देखा कि ये भागता क्यों जा रहा है। वो घर के बाहर धीरे धीरे भागती हुई गई। उसने देखा कि टॉम भागता हुआ जा रहा है, लेकिन उसने यहाँ पर क्या देखा कि टॉम भाग तो रहा है, वो एक जगह पर स्टक हुआ पड़ा है। ओके, जैसे ट्रेडमिल पर वो एक ही जगह पर भाग रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे।
टॉम को भी एक टाइम पर ये रियलाइज हो गया कि वो तो एक ही जगह पर भागते जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। वो घूमा राइट की तरफ, उसने ऊपर देखा, ऊपर बहुत बड़ा स्पेसशिप, ओके, क्राफ्ट, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट, यूएफओ। तो उसकी नेबर ने भी देखा। उसकी नेबर ने भी देखा। और यहाँ पर अभी क्या हुआ कि जैसे ही उस यूएफओ की लाइट टॉम के ऊपर पड़ी, टॉम की दोनों बाजुएं पीछे, उसका सिर ऊपर, ओके, उसका सिर ऊपर ऐसे। अब उसकी नेबर ने ये कहा कि अभी तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये कितने मिनट चला होगा ये सीन, ये जैसे सब कुछ? हाँ, 50 सेकंड। उसकी नेबर ने ये कहा कि टॉम वॉर्नर के साथ जिस दिन उसने सब कुछ ये होते हुए देखा उसके यार्ड में, 7 मिनट, 7 मिनट, 7 मिनट के लिए, क्योंकि उसकी नेबर देख रही थी उस क्राफ्ट की तरफ। हाँ। और नीचे टॉम वॉर्नर बिल्कुल वो कॉन्शियस ही नहीं था, उसकी जैसे हम कहते हैं कि जैसे पोसेस्ड हो कोई, हाँ, तो उसकी दोनों बाजुएं पीछे, ऊपर सिर देख रहा ऊपर। हाँ, यहाँ पर अभी क्या हुआ कि टॉम वॉर्नर क्या देखता है, सेम उन बच्चों की तरह, थॉमस रीड और मेलेनी की तरह, कि वो भी एक ऐसे प्लेस पर है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाइट है, ओके, काफ़ी ज़्यादा लाइट है। और उसने ना वहाँ पर एक लड़की की आंखों को देखा। हाँ। तो उसको ना अजीब सा एक कनेक्शन फील हुआ उस लड़की के साथ। उसको लगा कि शायद हम एक दूसरे को जानते हैं, मतलब कि जब उसने उस लड़की के चेहरे को देखा तो वो उसके साथ कनेक्ट हो गया एक तरह से, उसे अभी कोई अपना लगा, कोई अपना लगा कोई। ओके, जैसे अभी उसने ये फील किया कि वो लड़की काफ़ी ज़्यादा डरी हुई है, हाँ, काफ़ी ज़्यादा वो लड़की सहमी हुई है। टॉम वॉर्नर ने ये फील किया और वहाँ दूसरी तरफ उसकी नेबर उसको देख रही है। और एक टाइम पर टॉम वॉर्नर ये कहते हैं कि उनको ऐसा लगा कि वो ग्राउंड पर तो है लेकिन ग्राउंड पर लेटे हुए हैं, ऑन अर्थ लेटे हुए हैं, और अब वो अपने पैरों की तरफ देख रहे हैं जहाँ से सामने से काफ़ी ज़्यादा लाइट आ रही है, काफ़ी ज़्यादा लाइट। ये हुआ और अचानक से जो ये सब कुछ टॉम वॉर्नर ने देखा, और खासकर उस लड़की को उस स्पेस के अंदर जहां पर भी वो गए थे, हल्की सी उनकी आंखें देखी, तो ये हुआ। तो बाद में क्या हुआ कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। और उनकी नेबर ने क्या एडमिट किया कि हाइपरसोनिक की स्पीड से वो क्राफ्ट इधर से इधर, इधर से उधर, मतलब अभी यहाँ पर है ऐसे आसमान में, जैसे हम सुनते भी है हाँ। यूएफओस की कहानियां, तो ये उन्होंने देखा वहां पर ये चीज। मतलब ये तो बहुत ही हाइपरसोनिक, क्या ये तो बहुत ज्यादा स्पीड है, बहुत ज्यादा। अभी आप ये देखिए कि क्या ये भी हो सकता है कि जो भी बच्चों का अबडक्शन हो वो एक ही समय पर हुआ, क्योंकि उस क्राफ्ट की स्पीड ही इतनी थी। ओके, क्योंकि एग्जैक्ट टाइम तो सब अभी तक बहुत पुरानी कहानी होगी ना 1969 की, एग्जैक्ट टाइम क्या था तो वो इतना क्लियर नहीं है अभी, लेकिन क्या ये हो सकता है। लेकिन बात ये भी है ना कि जो सेकंड लड़की थी मेलेनी, उसने बोला कि बच्चे आ रहे हैं, गायब हो रहे हैं, इसका मतलब बच्चे एक साथ उठाए नहीं गए थे, अलग अलग टाइम। ये भी हो सकता है, बिल्कुल। तो लेकिन यहाँ पर इस कहानी में काफ़ी बड़ा ट्विस्ट ये आया कि 50 साल बाद टॉम वॉर्नर एक ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं। ओके, कुछ सामान लेने गए होंगे, तो वहाँ पर ना वो एक लड़की को देखते हैं। उसको वही कनेक्शन फिर से महसूस होता है, ओके, जो उसे 50 साल पहले 1 सितंबर 1969 को बर्कशायर में उस रात को उस यूएफओ में हुआ था, उस यूएफओ में हुआ था। अभी आप ये देखें कि 50 साल बाद अगर उसने उस लड़की को फिर से देखा, उसकी शक्ल तो बदल जाएगी, सबकी बदल जाएगी, 50 साल बदल में। जाएगी, लेकिन उसको महसूस हो रहा था। लड़की कौन थी ये? मेलेनी। ओह ये वो मेलेनी लड़की थी जिसकी मैंने पहले कहानी बताई। हाँ, सेकंड लड़की। तो यहाँ पर इनका मीटअप हुआ, कहते हैं ये। ओके, ये काफी ज्यादा चिलिंग है और काफी ज्यादा शॉकिंग है ये। तो ये चीज मेलेनी को भी फील हुई। मेलेनी ने कहा कि मैंने उस क्राफ्ट में बच्चों को देखा, लेकिन मैंने टॉम वॉर्नर को नहीं देखा। लेकिन टॉम वॉर्नर ये कहते हैं कि मैंने उसमें मेलेनी को ही देखा था, क्योंकि जब मैंने उसको देखा तो मुझे वही कनेक्शन फील हुआ कि शायद कुछ अपनापन है। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ी बात यह है कि एक टाउन में रहते थे ये लोग, एक ही काउंटी में, कोई किसी से कभी नहीं मिला, ना ही कभी किसी ने एक दूसरे से बात की। तो अगर हम इन सभी के डॉट कनेक्ट भी करें तो नहीं होते हैं, क्योंकि इन सभी ने एक दूसरे से कभी बात ही नहीं की, ना ही कभी मिले। ये मतलब ये सभी मिलकर फेक कहानी नहीं बना सकते, नहीं बना क्योंकि सकते। कभी ये मिले नहीं थे। और ये तो अभी कितने लोगों की कहानी हुई? 3 लोगों की अभी मैंने कहानी सुनाई है। 1 सितंबर 1969 की रात को जितने लोगों ने
यूएफओज और अजीब चीजों को आसमान में कुछ देखा, वो 250 से ज्यादा लोग थे। 250 से ज्यादा लोग सिर्फ इसी काउंटी में? बर्कशायर काउंटी में। ओह। और आगे चलकर चलो मैं अभी थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। मैं बताना नहीं चाहता था कि इसका कनेक्शन सीधा नासा प्रोग्राम से है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ भी थोड़ा सा। वो बाद में बात करेंगे, पहले हम थोड़ा और जान लेते हैं इन इंसिडेंट्स के बारे में। लेकिन मेलानी ने तो यही कहा था कि मैंने टॉम वार्नर को वहां पर नहीं देखा वो जो भी जगह थी, लेकिन टॉम वार्नर कहते हैं कि उन्हें शायद मेलानी ही है वो जिस लड़की को उन्होंने देखा था काफी डरी हुई। और मेलानी ने भी ये कहा था कि मैं वहां पर काफी डरी हुई थी। ओके। और ऐसा भी नहीं था कि टॉम वार्नर वहां पर झूठी कहानी बनाएगा कि हाँ मैंने इसी लड़की को देखा। हाँ, और इसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पर ना टॉम वार्नर की 2-3 काफ़ी मुझे फनी चीज़ लगी कि अभी जैसे 10 साल के बच्चे के साथ ये सब कुछ होगा। एक मिनट, सॉरी, उस समय टॉम वार्नर की एज कितनी थी? 10-11 एज होगी। ओके, ये भी 10-11 साल, सभी 10-11 साल के बच्चे थे। हाँ। ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ कि टॉम वार्नर बाद में बताते हैं कि जैसे अभी 10-11 साल में उन्होंने ये चीज़ देख ली, यूएफओ देख लिया, एलियन देख लिया, क्राफ्ट में चले गए वो। तो वो हाई स्कूल में जाएंगे, अपने दोस्तों में बैठेंगे, तो वो सभी स्टोरीज उनको बताएंगे कि मैंने तो ये देखा। तो उन्होंने कहा कि कोई मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करता था। उन्होंने कभी अपने स्कूल में डेट ही नहीं किया, किसी गर्ल को डेट ही नहीं किया। मतलब वो ये चीज़ एडमिट करते हैं। तो ये काफ़ी मुझे फनी सी लगी कि, और वैसे भी लेकिन मतलब आप ये कह रहे हो कि बंदा फिर थोड़ा फेमस हो जाएगा कि मैं एलियन से मिलके आया। हाँ, तो जैसे उसे लड़कियों को उससे ज्यादा ऑप्शन मिलेंगे लड़कियों से डेट करने के लिए। लेकिन एक टाइम पर वो भी था ना कि उसके लिए एक काफी ट्रॉमा भी था ये सब कुछ। क्योंकि ये स्टोरीज उसने जी थी ये स्टोरी, लेकिन जब वो बताता था किसी दूसरे को तो वो तो यकीन नहीं करते थे। कोई भी नहीं करेगा, सही बताऊं तो, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रेंज है कि मैं खड़ा था और फिर स्पेस में गया। तो सपना भी हो सकता है, लोग सोचेंगे कि शायद ये ड्रीम हो, तो उस वजह से बहुत कम लोगों की पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर वो भरोसा कर पाए। बिल्कुल। तो जैसे टॉम वार्नर अभी पेंटिंग करता था, तो बाद में इसने एक पेंटिंग बनाई उस दिन की जब उसने यूएफओ को देखा, जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ था उस रात को। तो वो भी काफ़ी ज़्यादा चिलिंग है। हम देखते हैं पहले। तो ये है वो तस्वीर जो कि टॉम वार्नर ने ड्रॉ की उस दिन की, 1 सितंबर 1969 की रात की, जब उसने ये सब एक्सपीरियंस किया था। और ये ऊपर तो यूएफओ ही है। यूएफओ, बिल्कुल। और उसकी लाइट नीचे पड़ रही है। और टॉम के ऊपर पड़ रही है। और ये बर्कशायर यूएफओ साइटिंग की काफी ज्यादा पॉपुलर इमेज है। और ये इसने खुद बनाई, उसी टाइम पर बनाई थी जब ये बच्चा थोड़ी देर बाद बनाई इसने। मतलब घर जाकर बनाई घर जाकर बनाई, या फिर जब इसको कोई यकीन ही ना करता था इसकी कहानियों पर, तो इसने कहा कि मैं खुद में ही अभी चलो बना लेता हूं पेंटिंग। तो अभी जो कहानी मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है। अच्छा। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि उस समय एक लड़का था, केविन टीटस उसी रात को अपने नेबर के एक लड़के के साथ, उसका दोस्त था वो एक ग्राउंड में खेल रहे थे। एक बहुत बड़ी फील्ड थी, आसपास जंगल था। अच्छा। तो जो उसका दोस्त था ना, उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने गायें रखी हुई थी, काउस। तो जो केविन टीटस का फ्रेंड था, उसके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि 2 गायें बाड़े में आई नहीं अभी तक, तुम उनको ढूंढ कर लेकर आओ। तो वो टाइम क्या था इस समय? ये आई थिंक 10-11 बजे की बात होगी, रात के। ओके। सभी यही इसी टाइम पर सबके साथ जो हुआ, ये एक ही दिन, 1 सितंबर की बात, एक ही रात, वही उसी रात की बात है ये सब। ओके। तो उसके पेरेंट्स ने उन्हें ये बात कही कि 2 गायें मिसिंग है, तुम उसे ढूंढ कर लेकर आओ। तो ये दोनों ऐसे ही खेलते खेलते फील्ड्स में ढूंढने लग गए, खेतों में। तभी क्या होता है कि केविन टीटस ढूंढते ढूंढते थोड़ा अंदर चला जाता है फील्ड के अंदर, काफी ज्यादा, थोड़ा सा घर से दूर आ जाता है। बेसिकली ये ढूंढ ही रहे थे। तो तभी केविन टीटस को एक गाय मिलती है जो कि जमीन पर लेटी हुई थी, राइट की तरफ। वो मरी हुई थी। ओके। वहां पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंज बात ये थी कि वहां पर वो देखता है कि गाय का पेट फटा हुआ है पूरा। ओके। हाँ। और ऐसा भी नहीं था कि वहां पर काफी ज्यादा खून हो, वहां पर काफी कम खून था। अभी जैसे ही उसने ये गायें देखी, तभी उसने आसमान में क्राफ्ट देखा। ओके। बहुत बड़ा क्राफ्ट, यूएफओ देखा उसने, काफी बड़ा। और तभी उसने अपने दोस्त को बुलाया, दोनों ने देखी ये सीन। दोनों ने क्राफ्ट भी देखा और गाय को भी देखा। बाद में वो भागते हुए, अभी जैसे बच्चों में क्या होता है कि जैसे उस टाइम पर क्या होता था कि बच्चे अगर किसी जानवर को मरा हुआ देखते थे तो वो काफी ज्यादा सैड फील करते थे। हाँ, तो इनको भी ऐसे नहीं कि ये डर गए या फिर शॉक हो गए,
इनको थोड़ा सा ऐसे उसके लिए बुरा फील करने लगे। तो ये भागते हुए फैमिली के पास गए, जो उसका दोस्त था जिनकी ये सभी गायें थी। तो वहाँ पर फैमिली को ये बात पता चली, तो वो भी बाद में खेतों में आई। उन्होंने भी वो क्राफ्ट देखा। ओके। उन्होंने भी, उस फैमिली ने भी देखा वो आसमान में काफ़ी ज़्यादा बड़ा। ये जैसे अभी यहाँ पर कुछ रिसर्चर्स ये भी कहते हैं कि गाय की कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिसमें उनका 40 से 50% खून कम हो जाता है। ओके। ठीक है। और बट यहाँ पर फिर वही बात है ना कि वो फटी हुई थी गाय। तो वो कैसे हो सकता है? वो कैसे हो सकता है? तो और वो बात अलग है, लेकिन ऊपर यूएफओ भी दिख रहा है। यूएफओ दिख रहा है वहां पर, तभी तो इसे बर्कशायर को काफी ज्यादा पॉपुलर, मोस्ट डॉक्यूमेंटेड कहते हैं इसे अमेरिकन हिस्ट्री में। यूएफओ की अगर हम बात करें, साइटिंग की बात करें, तो इसलिए तो ये केविन टीटस की ये कहानी थी। और काफी बड़ा फील्ड था, वो खुला इलाका था वो। और ऐसा सिर्फ केविन और बाकी कई लोगों का सेम अकाउंट था, सेम रात, उसी उन्हीं घंटों के आसपास। बिल्कुल सेम। और इससे और भी ज्यादा अच्छे से हम आगे डिटेल में जानेंगे। तो अभी इस फैमिली ने भी ये चीज देखी पूरी, केविन टीटस बेसिकली। अभी एक औरत थी जो कि स्टॉकब्रिज नाम की वहां पर एक जगह है, वहां से ग्रेट बैरिंगटन की तरफ आ रही थी अपनी एक फ्रेंड के साथ गाड़ी में। रोड से वो आ रहे थे, तो अचानक से ना उनकी गाड़ी के सामने, उन्हें दूर, पहले तो वो दूर से देखते हैं कि आगे लाइट है, काफी ज्यादा लाइट है। ओके। ठीक है। इन्हें लगता है कि पुलिस की कार होगी। हाँ। या फिर कोई और कार रुकी होगी। तो ये आगे चलते जाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लाइट और ज्यादा फैलती जाती है इनकी गाड़ी की तरफ। वही सेम सभी के साथ सेम हुआ। तो एक टाइम पर आकर इसका नाम था लेडी का जेन ग्रीन। ठीक है, इसका नाम था। और ये उस टाइम अपने फ्रेंड के साथ थी गाड़ी में, वो भी फीमेल थी। तो जब इन्होंने वो काफ़ी ज़्यादा लाइट को देखा अपनी गाड़ी पर पड़ते हुए, तो इन्होंने उसी वक्त अपनी गाड़ी को रोड के साइड में लगा दिया। और उसके बाद ये दोनों अपनी गाड़ी से बाहर आए, ये देखने के लिए कि ये वाइट लाइट आखिर आ कहाँ से रही है। जब ये गाड़ी से बाहर आई तो इन्होंने भी वही देखा जो बाकी लोगों ने देखा। इनके सामने आसमान में काफी बड़ा ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। ओके। कोई साउंड नहीं। अभी यहाँ पर हाँ, एक चीज मुझे याद आई अभी कि जितने भी ये केस हुए, सभी केसेस में अभी एविएशन में क्या होता है कि आवाज तो आती है, कोई भी एविएशन हो, लेकिन यहाँ पर साउंड प्रूफ कोई भी साउंड नहीं आ रहा था इन्हें। उस ऑब्जेक्ट से किसी को कोई साउंड नहीं आ रहा था, कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था इन्हें। वाइब्रेशन, और वो भी सिर्फ चेस्ट में फील हो रही थी सभी को। ओके। तो जेन ग्रीन ने और उसकी फ्रेंड ने वो देखा, वो यूएफओ या व्हाटएवर। तो जेन ग्रीन तब उस समय बच्ची नहीं थी, वो लेडी थी एक। तो ये एक लेडी है जिसकी कहानी हमें, और इन्होंने भी, इनका पता है क्या सीन है, जब धीरे धीरे करके बर्कशायर की यूएफओ साइटिंग्स की कहानियां लोगों के सामने आने लगी, तो एक टाइम पर इनको लगता था कि शायद ये इनका भ्रम है। तो ये शायद थोड़ा सा सोचती रहती थी कि शायद मैंने उस दिन पता नहीं क्या देख लिया। बट धीरे धीरे जैसे लोगों की कहानी आने लगी, तब इसे जाकर थोड़ी राहत मिली इसे कि ये सबके साथ हुआ है। हाँ, ये सबके साथ हुआ है। और जब 2015-17 में वो नेवी की वीडियो भी वायरल हुई थी ना, नेवी यूएस की नेवी ने वो जब वीडियो एक पब्लिश किया था कि यहाँ पर हमने वो जो इवेंट, जब उन्होंने एक कोई ऑब्जेक्ट देखा जो कि बहुत तेज मूव कर रहा था बहुत तेज। आई थिंक वो समुद्र के ऊपर ही था। और वो अचानक से, हाइपरसोनिक स्पीड थी उसकी भी, काफी तेज स्पीड थी, और वो भी अचानक से समुद्र के नीचे गायब हो जाता है एंड में। तो जब इन्होंने वो वीडियो भी देखी, तो इनको अभी ये प्रॉपर कंफर्म है कि उस दिन जो इन्होंने देखा वो सच था, और वो यूएफओ ही था। क्योंकि बाकी हमने बच्चों की कहानियां सुनी, और बच्चे बेसिकली जो देखते हैं उससे या तो कम बता देते हैं या काफी ज्यादा बता देते हैं। लेकिन ये उस समय औरत थी। और ये 2 इंसिडेंट हो चुके हैं बड़े लोगों के साथ भी। एक उस फैमिली ने देखा था, मतलब 3 हो चुके हैं। 3 फैमिली ने देखा था। वो एक फैमिली ने देखा था, एक काऊ वाला, और एक ये अबडक्शन सिर्फ बच्चों की हुई है। ये सीन है। अभी यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं ना कि बच्चों की जो कॉन्शियस स्टेट होती है उसको कंट्रोल करना मैनिपुलेट इजीली किया जा सकता है एज कंपेयर टू अडल्ट्स। और अगर एलियंस ने उन्हें अबडक्ट किया, तो फिर इसका मतलब कि वो कोई ना कोई ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ह्यूमन डीएनए के बारे में या ह्यूमन के सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए उन्होंने बच्चों को टारगेट किया। और क्या तुम्हें ये लगता है कि शायद हम ही ने उन्हें यहाँ पर बुलाया हो उस टाइम पर? हो सकता है। और हम उन्हें
बुला सकते हैं, वॉयेजर 1 को भी भेजा है, हाँ, वॉयेजर वही। 2 को भी भेजा है। तो इस कहानी में भी एक ऐसा पहलू है। ओके, तो वो उससे क्या है? पहले उससे पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जब ये सभी अभी 1 सितंबर 1969 को जब उस रात को सभी लोगों को, और जैसे कि मैंने तुमको बताया 250 लोग, तो इनका एक लोकल बर्कशायर का ब्रॉडकास्टिंग चैनल हुआ करता था उस समय, और उसको टॉम जे, एक नाम काफ़ी नामी उस समय काफ़ी पॉपुलर ब्रॉडकास्टर थे उस समय उस जो टाउन इसको में। ब्रॉडकास्ट करते थे बर्कशायर में। तो उस रात को 1 सितंबर 1969 को काफ़ी ज़्यादा कॉल्स उस रात को उन्हें आती है, और वो बात करते हैं जब लोगों ने उन्हें कहा कि हमने आसमान में एक ऑब्जेक्ट को देखा है काफ़ी बड़ा, जिससे काफ़ी ज़्यादा वाइट लाइट आ रही है, उसका कोई साउंड नहीं है। और ये कॉल्स टॉम जे को आती है। लेकिन अभी यहाँ पर आप ये देखिए कि इस केस का सबसे बड़ा लॉस अगर हम कहें तो यही था, क्या? कॉल रिकॉर्डिंग्स। ओके। उस टाइम पर 1969 की ये बात है, तो उस टाइम पर ये होता था कि जैसे हम कुछ ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसकी जो टेप्स होती है वो हम सेव नहीं कर सकते। ओके। वो इसलिए क्योंकि एक्सपेंसिव होती थी उस समय हाँ, टेप्स। हाँ। और अगले दिन जो आपने ब्रॉडकास्ट करना है उसके लिए आपको जो पिछले दिन की हाँ। टेप्स है उसको रिमूव करना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, वो सेव नहीं हो सकती क्योंकि डिजिटली सेव करना बहुत इजी है, बहुत इजी है, मेमोरी और कार्ड में, वो और निकालनी पड़ती है ऐसे। तो ये जो टॉम जे वाली बात है ना, इसको लोग काफी ज्यादा इस केस का बड़ा लॉस मानते हैं कि अगर हमारे पास वो रिकॉर्डिंग्स होती तो। और यही नहीं, पुलिस को भी कॉल्स गई। तो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग की बात कर रहे हो? नहीं, जो उनको कॉल्स आ रही थी ब्रॉडकास्ट पर, ये लाइव पर नहीं, अलग से कॉल आ रही थी जो। ओके, मतलब वो लाइव टेप में आ रही थी, मतलब वो लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे और साथ में लाइव कॉल्स आ रही थी लोगों को। लाइव कॉल्स आ रही थी, तो वो उसे सेव कर ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम थी इस केस का। सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ ये हुआ, क्योंकि आप ये देखिए कि ये कहानी हमारे पास है तो एक टाउन स्टॉकब्रिज से, मैन्सफील्ड से, ग्रेट बैरिंगटन से कॉल्स आ रही है एक ही ब्रॉडकास्ट चैनल पर। ये भी नहीं कि वो लोग एक दूसरे को जानते हैं, वो तो कभी मिले ही नहीं। और एक टाइम पर एक ही रात को थोड़े थोड़े टाइम के डिस्टेंस में उनको कॉल आ रही है और लगभग सेम एक्सप्लेन कर रहे हैं। सेम, सभी के सभी ने सेम चीज़ एक्सप्लेन की टॉम जे को उस रात को। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज है और उतनी ज़्यादा चिलिंग भी है ये बात। हाँ। और अगर यार एक ना बहुत बड़ा सवाल ये है कि जैसे जैसे हमारी चीज़ों को रिकॉर्ड करने की क्षमता, फॉर एग्जांपल कैमरा बढ़िया आ चुके हैं हमारे पास, अब मेमोरी जितनी मर्जी है, हम स्टोरेज का कोई इशू नहीं है, तो अब ऐसे इंसिडेंट क्यों नहीं होते? जैसे कि लोगों का ये कहना है कि जब कैमरा बन गए तो भगवान आने गायब हो गए। तो वही सीन है कि जब कैमरा और चीज़ों की रिकॉर्ड करने की जो हमारी कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हुई, तो यूएफओ साइटिंग इतनी कम क्यों हो गई? ये भी बात है। और जैसे वो रोजवेल वाला भी हुआ था ना, उसमें वो तो इससे भी बहुत पुराना है। कब हुआ था वो? 1950s के आसपास, 40s 50s में हुआ। उसमें तो डेब्रिस मिले हुए थे, लेकिन बाद में उन्होंने 24 घंटे बाद ही अपनी स्टेटमेंट चेंज कर दी कि ये हमारे वो मोगुल ऑपरेशन जो किया था उन्होंने सोवियत में, उनके जो न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे थे उसको उन पर नजर रखने के लिए। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर अब यूएफओ साइटिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि अगर ये लिख कर ले लो कि अगर ये इंसिडेंट आज होता तो हजारों वीडियोस होती, लेकिन अब प्रॉब्लम ये भी है ना कि अगर ऐसा इंसिडेंट हो कोई उसे सच ही नहीं मानेगा, क्योंकि एआई की वजह से सब चीज अब एआई ही लगती है। अभी ये जितने भी केस यहाँ पर हो रहे थे उस रात को, तो अलग अलग जगह थी, डिफरेंट पीपल थे और डिफरेंट टेस्टिमोनीज थी सबकी। हाँ। और जो टॉम जे को भी सुनने को मिली सभी की तरफ से, लेकिन सभी ने 5 से 6 चीजें सेम ही बताई। मतलब कुछ सिमिलैरिटीज थी। एक तो कि जो ऑब्जेक्ट था वो काफी बड़ा था। ओके। दूसरा, लाइट बहुत लाइट थी। लाइट का कोई पिन पॉइंट नहीं था, वो सभी तरफ से आ रही थी लाइट। मतलब इतना बड़ा ऑब्जेक्ट की कार इतनी छोटी लगे उसके सामने। जैसे कि सिंपल ये मतलब है कि अभी लाइट यहाँ से आ रही है, यहाँ से लाइट आ रही है, हमें दिख रही है, पता है। तो वो पिन पॉइंट ही या फिर इतना बड़ा था, या लाइट का कोई प्रॉपर सोर्स नहीं था कि कहाँ से लाइट आ रही है। जैसे हमने वो उसका पेंटिंग देखी ना उसकी, टॉम वार्नर की, तो उसमें भी जैसे लाइट नीचे आ रही है तो नीचे जाकर ऐसे खुल रही है। तो इसीलिए ये लाइट का था। और एक था साउंड का तुम सोचो, एक हवा में चीज फ्लोट हो रही है और उसका कोई साउंड ही नहीं है। साउंड तो होगा तो वो है तो वो कोई क्राफ्ट ही। हाँ, उसका भी एक प्रोपल्शन सिस्टम है, किसी चीज के ऊपर तो वो चल रहा है। वही तो बात है। और साउंड तो फॉर एग्जांपल ये फैन चल रहा है, ये एसी चल रहा है, इसका भी थोड़ा साउंड तो है इसके हिसाब से। वही तो बात अगर इतनी बड़ी चीज आसमान में चलेगी तो कुछ तो साउंड होगा, लेकिन कोई साउंड नहीं, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन बस।
सबसे ज़्यादा बात जो शॉकिंग है, टाइम का कॉन्सेप्ट इसमें। वो 7 मिनट उसका, और उसका एक ही पल में अलग सीन। गाड़ी ही 1 किलोमीटर के आगे पहुंच गई, वो रीड फैमिली की। टाइम का जो यहाँ पर इस कहानी में हमें सीन देखने को मिलता है ना, कि वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है एज कम्पेयर टू, जैसे हम अगर बात करें कि चलो उन्होंने ऑब्जेक्ट देख लिया, लेकिन यहाँ पर जो अबडक्शन हुई बच्चों की, वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज थी। टाइम का क्या कॉन्सेप्ट था? टाइम का यही कि जैसे एक ही पल में, जैसे मूवी में कट, जैसे मैंने बताया कि अगले फ्रेम में आ गए वो सभी, और 7 मिनट तक वो स्टक रहा वहाँ पर, वो टॉम वार्नर, और वो ग्राउंड पर। अब मेन जो मेरा सवाल ये है कि जैसे कि पहले जो बच्चे गायब, जो थॉमस था पहला बच्चा जो कार में था, वो जब गायब हुआ, मतलब गायब क्या हुआ, जब उसे महसूस हुआ कि वो स्पेस में है, उस शटल में है, मान लो यूएफओ में है, तो उसने फील किया कि वो वहां पर है, और वो देख रहा है कि वहां पर लोग घूम रहे हैं, लाइट बहुत ज्यादा है, मतलब कि वो कुछ टाइम वहां पर रुका। लेकिन नीचे कार के अंदर उनको सिर्फ कट महसूस हुआ, वो कितने टाइम का कट था ये भी नहीं पता। तो मतलब कि जब एलियंस ने बच्चों को किडनैप किया, वो कितने टाइम के लिए किया? पहली बात तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि उस रात को, तो कहते हैं कि पूरी रात ये सिलसिला चला। ये यूएफओ वाला, ये यूएफओ वाला उस दिन, ये बात भी ठीक है, लेकिन जब मान लो थॉमस बच्चे को किडनैप किया, तो वो तो एक ही सेकंड में वापस आ गया। तो वो टाइम क्या उस स्पेस शटल में, उस यूएफओ में टाइम रुक रहा था? क्योंकि उसमें यही तो बात है ना, जैसे नीचे कुछ और टाइम चल रहा है, नीचे तो उनको महसूस ही नहीं हो, क्या पता ज्यादा टाइम हो नीचे भी, लेकिन जब ऊपर गए तो उन्हें ऊपर और भी ज्यादा टाइम लगा हो, लेकिन उन्होंने जो देखा वो काफी कम देखा, वो भी उन्होंने देख लिया किस्मत से। मतलब थोड़ी सी ब्लरी इमेज थी इनके पास। और दूसरी बात यह है कि क्या पता वो कितने घंटे वहां पर रहे ऊपर। वही तो बात, 7 मिनट तो वही रहा। 7 मिनट तो उसको नीचे देखा, नीचे देखा। अभी देखिए गाड़ी में तो बंदा बैठेगा ना ऐसे, वो नीचे भागने लग गया, भागता वहीं पर ऐसे कर रहा है। ओके। और बाद में जब उसने यूएफओ को देख लिया तो उसकी दोनों बाजुएं पीछे और वो सिर ऊपर उसका, और जमीन पर भी लेटा हुआ है, वो उठ नहीं पा रहा। वो उसकी नेबर थी ना, वो आवाज लगा रही है, वो उठ ही नहीं पा रहा। वो सभी जो हुआ एक सेकंड में सब चेंज हुआ ऐसे। उसे कुछ याद था कि क्या हुआ, सिर्फ उन कुछ सेकंड को छोड़कर टॉम वार्नर को, वो जिसकी पेंटिंग देखी, बाकी लोगों को भी सिर्फ बाकी लोगों ने तो जैसे जो ये बच्चों की कहानियां ना, ये काफी ज्यादा यही चिलिंग है। और जो जेन वो औरत थी, उसने तो देख ही लिया यूएफओ। तो लेकिन जो अबडक्शन है वो बच्चों की ही हुई। तो लेकिन 250 लोगों ने, इतने लोगों ने उस रात कॉल्स की और उन्होंने वो चीजें देखी। तो आपने इससे पहले बोला कि शायद हमने एलियंस को बुलाया हो। अभी तो हम एलियंस को कैसे बुला सकते हैं? क्या इंसानों के पास इतनी काबिलियत है? अगर है तो हम क्यों बुलाएंगे? अभी जैसे ये इंसिडेंट हुआ था, तो मैं इसी को देखकर बोलूँगा। इसमें जो हमें कहानी देखने को मिलती है वो ये कि ये हुआ था 1 सितंबर 1969 को। इससे 6 हफ्ते पहले नील आर्मस्ट्रॉन्ग लैंड हुए थे चांद पर, अपोलो 11 मिशन के दरमियान। उस टाइम पर ना वो एक सिलिकॉन डिस्क को अपने साथ लेकर गए थे। एक उनके पास एक सिलिकॉन की डिस्क थी, वो एक कॉइन के आकार की थी, इतनी छोटी। उसमें लिखा हुआ था कि फ्रॉम प्लैनेट अर्थ, और उसमें 73 वर्ल्ड लीडर्स के मैसेजेस थे। और 4 तो इनके प्रेसिडेंट थे, जॉन एफ कैनेडी का भी था। और और एक और नाम था, अभी 4 प्रेसिडेंट के थे, मतलब बड़े बड़े लीडर्स के। और ये इनका कंटिन्यू चला था, ये प्रेसिडेंट का 35, 36, 37 और ऐसे थे। ओके मतलब जो लिंडन बी जॉनसन थे। तो लिंडन बी जॉनसन, आइजनहावर, लिंडन बी जॉनसन तो आया 73 के आसपास, तो उसका मैसेज था उसमें। तो ये 79 में गया, मतलब कि लिंडन बी जॉनसन उस समय वाइस प्रेसिडेंट था। उसका मैसेज 4 के प्रेसिडेंट, वो बाद में बना ना। इनके 4 और वर्ल्ड लीडर, जिसमें पोप भी थे। पोप प्राइम मिनिस्टर थे। जो ये सिलिकॉन डिस्क थी, इसमें डेट भी मेंशन थी, जुलाई के मंथ में गया था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और वो मीम भी था ना कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग जब लैंड हुआ मून पर, उसने 3-4 पिक्चर्स ही क्लिक की, और यहाँ पर जयपुर पूरी लिस्ट भरी हुई है हमारी गैलरी में। तो ये अभी यहाँ पर क्या था कि ये जो डिस्क थी, ये मैन्युफैक्चर हुई थी मैसाचुसेट्स में। अच्छा जी। वहाँ पर एक कंपनी थी
जहाँ पर ये बर्कशायर काउंटी, तो बेसिकली मैसाचुसेट के अंदर ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई थी इसकी डिस्क की। ओके। तो कहते हैं कि ये एक तरह का, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक इनविटेशन कार्ड अच्छा था एलियंस के लिए। एलियंस के लिए। अभी आप ये न्यूयॉर्क क्यों नहीं चले गए वो? हाँ, और इतनी बड़ी साइटिंग वहां क्यों नहीं हो गई? वहाँ क्यों नहीं होगी? और इस चीज़ को लोग इससे रिलेट करते हैं, कनेक्ट कर देते हैं नील आर्मस्ट्रॉन्ग के उस जर्नी से कि ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी यहाँ पर। यही नहीं, एक और थे 1962 में, एक जॉन ग्लेन करके थे जिन्होंने पहली बार अर्थ का ऑर्बिट किया था 3 बार। ओके। अमेरिकन हिस्ट्री में वो पहले इंसान थे जिन्होंने पहली बार अर्थ का ऑर्बिट किया था। उनके स्पेसक्राफ्ट का नाम था उस टाइम फ्रेंडशिप 7। तो कहते हैं कि उसकी कुछ माइनर सप्लाईज मैन्युफैक्चर हुई थी मैसाचुसेट में। तो कहते हैं कि ये शायद पहले से ही सिलसिला चलता आ रहा था, और जब मून पर जाकर उन्होंने डिस्क छोड़ दी वहां पर, और वर्ल्ड लीडर्स कह रहे हैं कि आओ भाई हमारे यहाँ आकर खाना खाकर जाओ तुम और लोग। उस डिस्क में ऐसा लिखा था कि पीस को स्प्रेड करो, ऐसी चीजें लिखी थी कि जो सिविलाइजेशन है अलग अलग प्लैनेट्स की, उनको मिलकर रहना चाहिए। और मतलब इंग्लिश को डिकोड करेंगे, और मतलब ये थोड़ा सा जैसे ना एक मूवी है अराइवल, देखिए आपने? यस देखिए तो मैंने। जैसे कि ना उनकी भाषा थी क्रिएचर्स ड्रॉ करके भाषा में बात जैसे करना। हाँ, अगर एलियंस अगर ऐसे अलग प्लेनेट में जो एलियन ही हम उसे कहेंगे, एलियन अगर आते हैं तो 2-3 चीजें हमारे लिए मुश्किल होंगी कि हम उनसे बात कैसे करेंगे, और एलियन हमारे लिए हार्मफुल तो नहीं, और अगर आएंगे तो अपने साथ वो कई तरीके की बीमारियां लेकर आएंगे। फॉर एग्जांपल जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और कोई भी एस्ट्रोनॉट जाता है चांद पर, अब तो चल हम नहीं जाते हैं, जब पहले वो गए थे, और या फिर हमारे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पर जाते हैं, उसके बाद उन्हें क्वारंटीन किया जाता है 1-1 महीने के लिए, चेक करने के लिए कोई नया तरीके का वायरस या बैक्टीरिया वो अपने साथ तो नहीं लेकर आए। तो अगर सिर्फ चांद, हमारे ये बगल में है चांद, तो चांद पर जब कोई एस्ट्रोनॉट जाता है उसके बाद इतना बड़ा खतरा होता है कि पूरी सिविलाइजेशन हमारी खत्म हो सकती है। तो अगर एलियंस आएंगे तो वो पता नहीं कहां से आएंगे। ऐसा हो सकता है कि मान लेते हैं कि एलियंस है और उनका एक अपना प्लेनेट है, वहां पर कोई भी बीमारी नहीं है, तो वो ये तो नहीं सोच रहे कि यहाँ तो बीमारियां हैं, इनको कहां पर, यहाँ पर क्यों आए हम। बात ये भी है कि बीमारी नहीं होने का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया नहीं है, बैक्टीरिया भी गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया। तो अब मान लो उनके लिए बीमारी वो ना हो, क्या पता हमारे लिए बीमारी हो, क्या पता वहां का पानी पीने से ही पूरी होमोसेपियंस खत्म हो जाए। तो ये ऐसे हम इसको डिफाइन बहुत है मुश्किल करना। बिल्कुल। बात यह है कि अगर मान लो वो सिलिकॉन जो डिस्क थी उस पर मैसेज उनको मिला, तो उन्होंने या तो वो बहुत ज्यादा ही एडवांस है, बहुत ज्यादा, कि उन्होंने चुटकी भर में डिकोड कर लिया। और जैसा कि ऐसी अगर कहानियां हमें देखने को मिलती भी है, जैसा कि बॉब लजार था, उसने बोला कि मैंने एरिया 51 में काम किया, उसने विजिबल किया था 1989 में। हाँ, तो उसका जो मेन कहना था कि मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट या स्पेस शटल देखा, एक नहीं देखा, काफी देखे, मतलब काफी देखे, जिसकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी, जिसके अंदर जो स्पेस क्राफ्ट ही ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट कर रहा था, जबकि उससे जनरेट कर ही नहीं सकते हम। वही तो इसका मतलब था कि वो जो स्पेस क्राफ्ट था वो स्पेस टाइम को, फैब्रिक को बेंड करके आ रहा था। तो इसका मतलब वो कितने एडवांस होंगे, बिल्कुल कितने ज्यादा एडवांस होंगे, जो स्पेस टाइम फैब्रिक को बेंड करके डिस्टेंस को श्रिंक करके जल्दी से अपने पॉइंट बी पर पहुंच रहे हैं। हाँ। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे मैसेज को वो डिकोड कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि एलियंस बहुत ही एडवांस है। क्या पता बहुत तरीके की सिविलाइजेशन हो, सिर्फ एक प्लेनेट पर एलियंस ना हो, अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम उन्हें जान पाए अच्छे से, हम तो चाहते हैं, लेकिन क्या ऐसा है कि वो हमें जानते ही नहीं है? मेरे कहने का मतलब है ऐसा भी हो सकता है कि शायद वो तो हमें बहुत सालों से जान रहे हैं। क्योंकि अगर देखें धरती पर, अगर हम जाएं, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन शायद ऑस्ट्रेलिया में है एक प्रॉपर एक केव है, उसके अंदर, या ऑस्ट्रेलिया में है या मैक्सिको में है, तो वहां पर क्या है कि प्रॉपर केव के अंदर लोग खड़े हैं, ऊपर देख रहे हैं एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट यहां से, जैसा कि अभी ये था ना, अभी आया था रॉक पर ड्रॉ किया हुआ है। वो कहां गया? वो
इजिप्ट का है क्या वो? नहीं, इजिप्ट में भी है, लेकिन यार नहीं, इंस्क्रिप्शन पर तो उनका है नहीं उसका क्या? उसका क्या था कि वहां पर लोग देख रहे हैं ऊपर और वहां पर लाइट निकल रही है, तो एलियंस और आसमान में लोगों को चीजें देखने की जो घटनाएं हैं वो बहुत पुरानी है। बिल्कुल, तो क्या पता एलियंस पता नहीं कब कितने हजारों सालों से यहाँ पर आ रहे हैं और हमें पता ही नहीं, और उन्हें लगता है कि ये तो शायद फॉर एग्जांपल अभी हमें एक प्लेनेट मिल जाए, प्लेनेट मिल जाए और वहां पर सिर्फ चींटियां हैं, तो क्या हम उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे? पहले हम देख लेंगे कि अच्छा कि इनका डीएनए ऐसा है, ऐसे ऐसे ये रहते हैं, लेकिन ज्यादा हम ध्यान नहीं देंगे। तो वही शायद हम एलियंस के लिए चींटियों के बराबर हों। बिल्कुल। उनका, या फिर वही बात जैसे तुमने कही कि वो आकर यहाँ से चले गए हों और उनको कुछ मतलब नहीं कहा है कि हमारा यहाँ पर हमारे बच्चों का यहाँ पर नहीं है कुछ फ्यूचर नहीं है। तो हो सकता है ये भी। लेकिन वही बात है ना कि इस इंसिडेंट के बाद लोगों का जो साइंस फिक्शन में जो दिलचस्पी आई ना, काफी ज्यादा आई। और बॉब लिज़ार्ड के बाद अभी कुछ लोग कहते हैं कि जब बॉब लिज़ार्ड ने विसर ब्लो किया, तो जो हम खास करके जो यूएफओस का वो डिजाइन देखते हैं हम, तो उसके बाद से वो लोगों में हुआ। लेकिन ये देखो इसने ड्राइंग कब बनाई? 1969 में इस टॉम वार्नर ने। और मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये जो हम डिजाइन देखते हैं यूएफओ का, ये शायद पॉप कल्चर मूवीज की वजह से हमारे दिमाग में है, लेकिन असली लोगों ने भी वैसा ही स्ट्रक्चर और वैसा स्टाइल देखा। हाँ, और उस टाइम पर जैसे कुछ और जो लोगों ने टेस्टिमोनीज दी, उसमें उन्होंने कहा कि उसमें भी उन्होंने यही माना कि हाँ हमने देखा है, ऊपर से टर्टल शेप का था, जैसे टर्टल उसकी शेल होती है ना, ऊपर से ऐसा, नीचे से पूरा फ्लैट। ओके, हाँ वैसा ही है, पूरा फ्लैट। हम एक और हम पिक्चर्स देखते हैं, उसी केस की डिपिक्शन है। ये है वो पिक्चर एक्चुअली जो कि रीड फैमिली जो थी, जो सबसे पहली फैमिली जो कि रेस्टोरेंट से खाना खाकर आ रही थी, तो ये उनका डिपिक्शन है कि उन्होंने सेम ऐसा कुछ देखा। तो ये देखो कितना बड़ा है आसमान, वही तो बात है, ये देखो बड़ा है, और इसकी लाइट नीचे से काफी ज्यादा दिखाई दे रही है हमें। मतलब वही बात है कि फॉर एग्जांपल ये इसका पूरा ये है, यहाँ से पूरी लाइट निकल रही है, और ये गाड़ी, ये सिंपल सी गाड़ी बहुत छोटी सी है, इतनी सी, तो उसको तो सोर्स पता ही नहीं चलेगा लाइट का क्या है। तो इसी वजह से शायद लाइट बहुत ज्यादा इन्हें फील हुई, क्योंकि इसका जो साइज है वो ही बहुत जाइगेंटिक है। और अभी देखते हैं कि थॉमस रीड की मैंने पिक्चर्स निकाली थी, एक सेकंड। तो ये जो थॉमस रीड पहले नंबर पे ना, जिसकी हम बात कर रहे थे, ये उस समय जो गाड़ी में था। तो सेकंड नंबर पर मेलेनी, और मेलेनी को जिसने रेस्टोरेंट में ग्रोसरी स्टोर में जब रिकॉग्नाइज किया, वो टॉम वार्नर तीसरे नंबर पर, और ये फोर्थ नंबर पर जेन ग्रीन, जो कि अभी शायद ओल्ड हो चुके हैं, और जिन्होंने अपनी फ्रेंड के साथ कार में जाते हुए देखा था। यस। तो ये सभी यहाँ के जो इन्होंने बाद में पब्लिकली आकर, जेन ग्रीन ने आई थिंक काफी बाद में आकर डिस्क्लोज की थी ये चीजें। अच्छा, उनकी पूरी अच्छे से कहानी, जब उनको लगा कि हाँ उस रात को कुछ अजीब हुआ था सबके साथ, उनके साथ, टाउन के लोगों के साथ। वही बात थी कि जैसे नासा प्रोग्राम्स के साथ भी इस इंसिडेंट को जोड़ा गया। जॉन ग्लेन जो पहली बार अमेरिकन हिस्ट्री में उन्होंने पहली बार अर्थ को ऑर्बिट किया था 3 बार। वो क्या था कि वो सीन भी काफी इंटरेस्टिंग है कि रशिया ने उस टाइम पर उनका एक बंदा था, वो वॉस्टॉक मिशन 1 के चलते उन्होंने पहली बार तो रशिया का ही था, वो इंसान जिसने 1 जब गया था, हाँ वो उसने अर्थ को ऑर्बिट किया था, लेकिन उसने सिर्फ एक बार किया था। अमेरिका ने कहा कि हम और आगे जाएंगे, हम 3 बार करेंगे अर्थ को ऑर्बिट। और सोवियत और अमेरिका के खिलाफ स्पेस वॉर जब छिड़ी थी, तो अमेरिका लगभग हर फील्ड में हार चुका था। फॉर एग्जाम्पल पहला स्पेस में आप किसको भेजोगे, जैसे कि सोवियत ने तो एक डॉग को भेज दिया था स्पेस के अंदर, वो आज भी वो डॉग फ्लोट कर रही है स्पेस के अंदर, डॉग को भेज दिया था। उसके बाद स्पेस में पहला एस्ट्रोनॉट भी सोवियत ने भेज दिया। सोवियत स्पेस की रेस को तो जीता जा रहा था, लेकिन अमेरिका ने इस पूरी डिबेट को एंड कर दिया जब उसने चांद पर भेज दिया नील आर्मस्ट्रांग को, अपोलो 11 को। तो इस वजह से कई लोग इसे झंडा गाड़ दिया। लेकिन इस रेस को जीतने की होड़ में ही कई लोग कहते हैं कि हॉलीवुड में ये शूट हुई है अपोलो 11 की। वो चलता है उनका, हाँ स्पेकुलेशन तो है उसकी भी, बिल्कुल हाँ। तो जैसे बेसिकली वही है ना कि जैसे जो एलियंस को लेकर, यूएफओस को लेकर, और खास करके इतना बड़ा हमारा यूनिवर्स है कॉस्मोस को लेकर, यूनिवर्स बढ़ता जा रहा है, और जब हम कॉस्मोस के बारे में जानते जाते हैं तो एलियंस की कहानियाँ थोड़ी सी फीकी पड़ जाती है। लेकिन अमेरिकन हिस्ट्री में सिर्फ बर्कशायर ही नहीं, खास करके एरिया 51 कितना ज़्यादा पॉपुलर है, और बॉब लिज़ार्ड के बाद तो काफ़ी ज़्यादा हो गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि काफ़ी ज़्यादा और भी जगह पर यूएफओ की साइटिंग्स हुई है। एक इंडिया में हिमालयस, वहाँ पर एक जगह है, आई थिंक उसका नाम किंग कोल्ला पास ऐसा कुछ करके है, तो वहाँ पर भी कहते हैं कि यूएफओ का एयर बेस है,
जो ये एक्साई चीन में रीजन में है, Okay. एक्साई चीन के रीजन में है ये माउंटेन अच्छा, अपना इंडिया वाला एक्साई चीन में। चाइना एंड इंडिया बॉर्डर। कहानियां बहुत ज़्यादा है हमारे पास यूएफओस और एलियंस को चलते हो। कभी कभी तो वीडियोस, जैसे हमने वो 2017 की वीडियोस की बात की उसमें, लेकिन वही बात है ना कि इतना बड़ा यूनिवर्स है और लेकिन हमारे पास अभी सिर्फ जिनको हम जानते हैं, जो शायद वो हम ही ने बनाया है, वो सिर्फ एलियन जिनको हम कहते हैं, लेकिन पता नहीं और कितने क्या क्या हो वहाँ पर। जैसे अभी ओबामा ने भी पॉडकास्ट में बोला, हाँ, वो वाला भी वो वाला काफी तो सही कि था। वो तो बहुत एक अजीब सी चीज थी कि ओबामा उस बंदे ने पर आगे उसने ऐसा कहा क्या कि हाँ मैं बिलीव करता हूँ? नहीं, believe ऐसा करता नहीं हूँ। बोला। हाँ, उसने ऐसा कुछ बोला कि मतलब उसने ये एक बहुत ही ना क्लोज एंडेड सवाल था। पॉडकास्ट ने एक सवाल पूछा, ओबामा ने एक जवाब दिया, उसने आगे कोई सवाल ही नहीं पूछा, वो अगले क्वेश्चन पे चला गया। फॉर एग्जांपल, यू आर प्रेसिडेंट ऑफ एक्स प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या एलियन होते हैं, तो आप बोलोगे कि हाँ। अगर मैं हाँ भी कह देता हूँ तुम तो मैं ये पूछूंगा ना कि अच्छा तो क्या क्या इंफॉर्मेशन है, बोलेगा वो तो मूव। और उसके बाद वो ट्रम्प की भी थी, आई थी ना। हाँ, ट्रम्प की भी आई। उसको कहा कि आप तो अब बात ये भी हो सकती है कि अब ट्रम्प सिर्फ यही रिलीज करना बाकी है कि एलियंस हैं। बैठ के पढ़ेंगे इसमें। बक्शे का शायद जिक्र हो, अगर होगा तो आप ये सोचिए कि 250 लोगों ने, तो ये काफी बड़ा इवेंट था हिस्ट्री में अमेरिका की, ये वाला। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं एलियन से, ये तो एक बहुत ही टिप ऑफ द आइसबर्ग कह सकते हैं। यस। और आने वाले एपिसोड में हम इस चीज के ऊपर बात करते रहेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द 1945 शो।